गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट 4 का सेशन 2 स्टार्ट किया हुआ था, रोल एंड फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। तो उसमें हम एक टॉपिक कर रहे थे, कैरी होम इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स इन द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। यानी कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे एक सिक्योरिटी गार्ड को। ठीक है, तो उसमें हमने पे एंड अलाउंसेस पढ़े थे कि कितनी उसकी पे होगी, क्या क्या उसे अलाउंसेस मिलेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसका प्रोविडेंट फंड के अंदर, उसकी क्या पेंशन स्कीम्स रहेंगी। देन उसके बाद हमने एक पढ़ा था डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के अंदर अगर वो अपने आप को इंश्योर करवाता है देन उसे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम के बारे में कुछ हमें बताया गया था, राइट। तो जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम कवरेज, ESIC। तो ये एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, उसके अंडर क्या है, आपको अगर आप अपने आप को इस स्कीम के अंडर इंश्योर करवाते हो अपने आप को तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलेंगे। अंडर दिस स्कीम बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट अ स्मॉल अमाउंट टू एन इंश्योरेंस कवर। इस स्कीम के अंदर अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों अपने आप को इंश्योर करवाते हैं तो उन्हें कुछ छोटा सा हिस्सा इंश्योरेंस के अंदर अपना छोटा सा हिस्सा इंश्योरेंस के अंदर पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहेगा एम्प्लॉय का वो उसकी वेजेस का 1.75% रहेगा, यानी कि जितनी उसकी वेजेस है उसका 1.75% उसे इस इंश्योरेंस के अंदर कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है, ESIC की स्कीम के अंडर ऐसा करता है तो उसे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब वो बेनिफिट्स कौन से हैं? वो हैं मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, सिकनेस बेनिफिट्स मिलते हैं, मैटर्निटी बेनिफिट्स मिलेंगे, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे एंड अदर बेनिफिट्स हैं जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा मेडिकल बेनिफिट। अगर वो अपने आप को ESIC स्कीम के अंडर अपने आप को इंश्योर करवाएगा तो उसे मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। अब कौन कौन से मेडिकल बेनिफिट्स हैं ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो मेडिकल बेनिफिट है, फुल मेडिकल केयर फॉर एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली फ्रॉम डे 1 ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। तो जिस दिन से वो अपने आप को इंश्योर करवा लेता है उस दिन से क्या है, उससे मेडिकल केयर मिलेगी। किससे मेडिकल केयर मिलेगी? एम्प्लॉय जो यानी कि काम कर रहा है, और दूसरा उसकी फैमिली मेम्बर्स को इंश्योर, चाहे वो इंश्योर भी नहीं है, अगर एक एम्प्लॉय ही इंश्योर है उस केस में क्या है, उसे मेडिकल केयर मिलेगी एम्प्लॉय को और उसकी फैमिली को फ्रॉम डे 1। और किसको ये मेडिकल केयर मिलेगी? एक तो ये जो रिटायर मेंबर्स होंगे उनको भी मिलेगी। परमानेंटली डिसेबल्ड इंश्योर्ड पर्सन, जो काम करते वक्त, ड्यूटी करते वक्त डिसेबलमेंट उन्हें हो गई होगी कोई, तो उस केस में भी उन लोगों को भी इंश्योर होने चाहिए बाकायदा वो, तो उसमें भी वहाँ पर उन्हें मेडिकल केयर मिलेगी। उनके स्पाउस को, स्पाउस यानी कि उनके पार्टनर को भी वो मेडिकल केयर मिलेगी फॉर अ ईयरली पेमेंट ऑफ 120। तो ध्यान दो कि ये मेडिकल केयर सेकंड केस में क्या बोल रहा है। पहला केस में अगर वो जॉब कर रहा है उस केस में तो फुल मेडिकल केयर फैमिली को और उस एम्प्लॉय को मिलती है। लेकिन अगर दूसरा केस यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, अगर वो मेंबर रिटायर है या फिर वो परमानेंटली डिसेबल्ड है एंड उसका स्पाउस भी है एक, ठीक है, तो उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, 120 रुपये ईयरली उसको पेमेंट करनी पड़ेगी ताकि उसे इस स्कीम के अंडर मेडिकल केयर वो ले सके। ठीक है, तो फर्स्ट केस तो हमारा ये था कि मेडिकल केयर अगर वो जॉब कर रहा है तो उसे और उसकी फैमिली मेम्बर को डे 1 से मिलेंगे। दूसरा केस क्या था हमारा कि अगर वो रिटायर्ड है या फिर परमानेंटली डिसेबल्ड है और उसका एक स्पाउस भी है, तो उस केस में अगर उसे मेडिकल केयर चाहिए इस स्कीम के अंदर तो उसे ईयरली पेमेंट करनी होगी 120 रुपये की। ठीक है, थर्ड चीज़ इसमें क्या ध्यान रखनी है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है, कि ऐसा उन्होंने बताया नहीं है कि आप इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो अपना मेडिकल केयर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला बेनिफिट हमारा मेडिकल बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट मिलता है यहाँ पर सिकनेस बेनिफिट, कि अगर आप बीमार हो गए हैं तो उस केस में आपको कितना पेमेंट होगी, सैलरी कितनी मिलेगी या फिर वेजेस कितनी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर क्या है, अगर आप 91 डेज तक बीमार रहते हो साल के अंदर देन आपको 70% वेजेस मिलेंगी कैश के अंदर।
देन है ऑल्सो यू मस्ट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्कीम फॉर एट लीस्ट 78 डेज इन अ कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है कि आप 6 महीने के अंदर आपने उस स्कीम के अंदर 78 डेज़ के लिए तो एट लीस्ट कंट्रीब्यूशन अपना किया ही होगा, तभी आपको ये सिकनेस बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो लेट्स से कि आपने 1 महीना ही कंट्रीब्यूशन किया और आप बीमार हो गए और आप अब डिमांड कर रहे हो कि आपको 70% डेली वेजेस मिले, सॉरी 70% वेजेस मिले, ठीक है। तो ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या रूल अप्लाई हो रहा है कि आप 6 महीने के अंदर आपका 78 डेज़ का तो एट लीस्ट उस स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी आपको ये सिकनेस बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो सिकनेस बेनिफिट्स हैं वहाँ पर आगे भी 2 तरह की बाइफिकेशन आ जाती हैं। सबसे पहले है ESB, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, कि आपकी जो बेनिफिट है वो 2 साल तक एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो केस था वो था 91 डेज़, 1 साल के अंदर आप बीमार रहे हो। लेकिन अगर आप 2 साल तक बीमार चल रहे हो, ठीक है, कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीज़ हो सकती है, कोई सीरियस डिसीज़ हो सकती है, तो उस केस में आपको 80% ऑफ योर डेली वेजेस मिलेंगे। तो आपकी जो डेली वेज है उसका 80% हिस्सा आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज़ एनहांस सिकनेस बेनिफिट। तो इस केस में क्या है, कोई स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर चल रहा है तो वहाँ पर आपको फुल वेज पेमेंट मिलती है, ठीक है। तो मेल वर्कर्स हैं उन्हें 7 डेज़ का पूरा वेज मिलेगा, ठीक है, 7 दिनों तक उनको पूरी तनख्वाह मिलेगी। और फीमेल वर्कर्स की 14 डेज़ तक का उन्हें फुल वेज पेमेंट मिलता है, ठीक है। ये था हमारा सिकनेस बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज़ मैटर्निटी बेनिफिट्स। तो मैटर्निटी बेनिफिट्स ऑब्वियसली किसे मिलेंगे, फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपल्सरी पेमेंट है फॉर कन्फाइनमेंट, यानी कि चाइल्ड बर्थ के वक्त या फिर प्रेगनेंसी के वक्त 3 मंथ की जो उनकी सैलरी होगी, जो उनकी वेजेस होगी, वो उन्हें फुल पेमेंट मिलती है, उनको फुल वेजेस गिवन, ठीक है। दूसरा केस यहाँ पर एक और आ जाता है कि अगर कई बार क्या होता है, मेडिकल एडवाइस दे देते हैं कुछ डॉक्टर्स की 1 मंथ के लिए उन्हें और तो काम पे नहीं जाना है, तो उस केस में ये जो पेमेंट है उनकी 1 मंथ के लिए एक्सटेंड भी हो सकती है, ठीक है। तो मेडिकल एडवाइस के अंडर ये अलाउड है, ठीक है। तो फुल वेज पेमेंट होगी आपको इस 3 मंथ्स के अंदर और 1 मंथ का आगे एक्सटेंशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट्स हैं वो हैं डिसेबलमेंट बेनिफिट्स। तो डिसेबलमेंट बेनिफिट्स यानी कि अब आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 तरीके की हमारे पास यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला है कि टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट, यानी कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि आपको कोई ऐसी इंजरी हो गई है जो कि सिर्फ टेम्परेरी है और जिस वजह से आप सिर्फ कुछ टाइम तक काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बेनिफिट के अंदर क्या होगा, आपको 90% ऑफ योर डेली वेज इज़ पेड फॉर एज लॉन्ग एज द डिसेबिलिटी लास्ट। तो जितनी देर तक आपकी वो डिसेबिलिटी रहेगी, बाकायदा टेम्परेरी वो डिसेबलमेंट है, इस केस में आपको 90% ऑफ योर डेली वेजेस मिलेगा। कैश इज़ पेड फ्रॉम डे 1, जिस दिन से आपको इंजरी हुई है उस दिन से ही ये बेनिफिट आपके ऊपर लागू होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 90% ऑफ डेली वेजेस आपको मिलेगा जब तक कि आपकी वो डिसेबिलिटी है वो कंटिन्यू रहती है। सेकेंड केस आ जाता है परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट, कि आपकी ये जो इंजरी है वो परमानेंट है, जिस वजह से अब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो परमानेंटली आप डिसेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मंथली पेमेंट इफ़ यू हैव अ परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ध्यान दें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, काम करते वक्त आपको कोई इंजरी हुई है उस केस में आपको मंथली पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। 90% ऑफ योर वेजेस पेड इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेंशन, 90% आपको पे किया जाएगा आपकी वेजेस का इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेंशन। अब इससे कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है कि आपकी इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो जैसी इंजरी हुई है तो उस वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी कम हो गई है, ठीक है, कितना आपको लॉस हुआ है अपनी अर्निंग कैपेसिटी के अंदर, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको वो पेमेंट आपको मिलेगी। थर्ड जो बेनिफिट है यहाँ पर डिपेंडेंट बेनिफिट, इस केस में क्या है, 90% ऑफ योर वेज इज़ पेड इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट टू द डिपेंडेंट ऑफ अ डिसीज्ड इंश्योरेंस पर्सन। डिसीज्ड यानी कि जो एक्सपायर हो गया, जिसकी डेथ हो गई है, तो इस स्कीम के अंदर जिसने लिया हुआ है
अगर वो डिसीज़ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो उसका डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट यानी कि जो उस इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर निर्भर था, ठीक है, और वो अब डिसीज़ हो चुका है, तो उस केस में यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट है जो उसके ऊपर निर्भर था, तो उसे पेमेंट दी जाएगी। 90% ऑफ योर वेजेस पेड इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट होगी किस चीज़ की, 90% वेजेस की, 90% उसकी वेज का उसे डिपेंडेंट को मिलेगा, ठीक है। डिसीज पर्सन तो ऑब्वियसली नहीं रहा अब, तो उसका जो डिपेंडेंट है उसे 90% वेज मिलेगा मंथली पेमेंट के में। देन अदर बेनिफिट्स में हमारे पास दो तरीके के बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस आप बोल सकते हैं जो अंतिम संस्कार बोलते हैं जिसे हम लोग, ठीक है, तो उस वक्त पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। देन ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंडेंट होगा या फिर जो लास्ट राइट्स परफॉर्म कर रहा होगा उसे ही ये पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो 10,000 का अमाउंट होगा वो उस इंसान को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस। कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस किसे मिलेंगे, तो दो है यहाँ पर, या तो कोई जो आपका जो इंश्योर्ड वुमेन है, ठीक है, उसे मिलेंगे जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है। इंश्योर्ड वुमेन यानी कि इंश्योर्ड यानी कि यहाँ पर जिसने इंश्योरेंस अपना करवाया हुआ है, कौन सी स्कीम के अंदर, ईएसआई स्कीम के अंदर, एम्प्लॉय ये जो स्टेट इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है उसके अंदर अपने आप को इंश्योर करवाया हुआ है किसी वुमेन ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, या तो इंश्योर्ड वुमेन है या फिर कोई मैन है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो इस केस में ये भी कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस ले सकता है। तो इस स्कीम के अंदर क्या बोल रहे हैं कि आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे अगर ये जो आप ये तो या तो ये जो इंश्योर्ड वुमेन है उसकी डिलीवरी या फिर ये जो मैन है जो काम कर रहा है उसकी वाइफ की डिलीवरी ऐसे हॉस्पिटल में हो रही है जहाँ पर ईएसआईसी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, लेकिन इस एरिया के अंदर क्या है, यहाँ पे ईएसआईसी वाले कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर उसे ऐसे मेडिकल बेनिफिट्स मिल सकें। तो इस केस के अंदर ये जो मैन है या फिर ये जो इंश्योर्ड वुमेन है उसे किसी और जगह पर जाना पड़ा उस मेडिकल फैसिलिटी को लेने के लिए, ठीक है। तो अब वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा उनका, ठीक है, आने जाने का खर्चा हो गया या फिर उस हॉस्पिटल में कुछ पेमेंट करने का खर्चा हुआ, तो वो ये क्या है, कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये जो ईएसआई स्कीम है हमारी, उन्होंने क्या बोला कि आपको अगर आपको जो वुमेन है उसकी डिलीवरी ईएसआई हॉस्पिटल से बाहर के यानी कि आपके नज़दीक आसपास में नहीं हुई है डिलीवरी और आपको कहीं बाहर से सारे फैसिलिटीज़ लेनी पड़ी है, तो उस केस में आपको 1,000 रुपये इंश्योरेंस स्कीम के अंदर मिलेंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि चाइल्ड बर्थ के वक्त आपके कुछ खर्चे हुए उसमें कितना अमाउंट मिलता है आपको, 1,000 का, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005। तो ये ईएसआई स्कीम के अंडर ही है। क्या है इसमें, इफ़ एन इंश्योर्ड पर्सन बिकम्स अनएम्प्लॉयड यानी कि उसकी अब नौकरी नहीं रही, आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड फॉर 3 or more years ड्यू टू फैक्ट्री क्लोजर, ले ऑफ और परमानेंट इनवैलिडिटी, देन दे आर एंटाइटल्ड टू दीज बेनिफिट्स। तो इस स्कीम के अंडर उन्होंने क्या बताया, कोई भी इंश्योर्ड पर्सन यानी कि जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है ये वाला, तो उसकी अगर नौकरी चली जाती है, अब नौकरी के जाने के कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो फैक्ट्री बंद हो गई हो या फिर ले ऑफ हो गई हो, ले ऑफ यानी कि उन्होंने वर्कर्स निकाल दिए हो कुछ एक, या फिर परमानेंट इनवैलिडिटी हो गई हो, या फिर वो आप बोल सकते हैं कि वो डिसेबल हो गया हो जिस वजह से अब उसकी जॉब नहीं रही। तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप उनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। बाकायदा ये बेनिफिट्स कब मिलेंगे, अगर वो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसने अपना इंश्योरेंस 3 या मोर देन 3 years तक उसका ये इंश्योरेंस हुआ हो। इफ़ एन इंश्योर्ड पर्सन बिकम अनएम्प्लॉयड आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड फॉर 3 or more years, तो लेट्स से कि आपका इंश्योरेंस 1 साल से हुआ है और आपकी नौकरी चली गई, तो उस केस में आपको ये
बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्या है, इन्होंने रूल बताया कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा ईयर तक आपका इंश्योरेंस हुआ होना चाहिए। अगर उसके बाद नौकरी जाती है तो उस केस में आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? आपको पहले मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी कि कुछ आपकी नौकरी जाने की वजह से आपको कुछ ना कुछ अलाउंस मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? इक्वल टू 50% ऑफ वेज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक आपको आपकी वेजेस का 50% यानी कि आधी सैलरी मिलेगी, आधी वेजेस मिलेगी आपको 1 साल तक। ठीक है। सेकंड, आपको बेनिफिट मिलेगा ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली फ्रॉम ESIC हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी ड्यूरिंग द पीरियड यू रिसीव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो जब तक आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है उसके साथ में ही आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है, वो है कि आप अपना इलाज, ये जो ESIC हॉस्पिटल्स हैं या फिर डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ पर आप अपना इलाज जाकर करवा सकते हैं, अपना भी और अपनी फैमिली का भी इन हॉस्पिटल्स में करवा सकते हैं। ठीक है। तो हर एक हॉस्पिटल्स आपको ये जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं देते हैं। कुछ जो रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये ESIC वाली पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, वहीं पर आप अपना इलाज करवा सकते हो। ठीक है। देन थर्ड बेनिफिट यहाँ पर क्या मिलेगा? वोकेशन ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू अपग्रेड स्किल्स। तो 1 साल से आप अगर नौकरी पे नहीं है, अब आपकी जॉब नहीं है, तो इससे क्या होता है, आपके स्किल्स हैं वो थोड़े डाउनग्रेड हो जाते हैं। तो इसलिए आपको फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है, और कोई भी अगर खर्चा होता है ट्रैवलिंग के वक्त उस केस में, या फिर उस स्किल को गेन करने के लिए आपका जो भी खर्चा होता है तो वो कौन देगा आपको? ESIC आपको पे करेगा। ठीक है। तो ये थे हमारे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंदर हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। ध्यान रखना कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा साल तक आपका इंश्योरेंस हुआ होना चाहिए। अगर उसके बाद नौकरी जाती है देन आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, 1 साल तक आपको आधी वेजेस मिलेंगी। देन उसके बाद आप अपना इलाज करवा सकते हैं, अपना और अपनी फैमिली का, ESIC हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज के अंदर। देन थर्ड, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप खाली ना बैठो, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो उस टाइम पीरियड के अंदर, जब तक कि आपको नौकरी नहीं मिल जाती है नई। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मान लो कि आपको थोड़े टाइम पीरियड के बाद अगर नौकरी कहीं और मिल जाती है, देन उसके बाद ये वाला आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टॉपिक है वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो नाम से क्लियर हो रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन यानी कि आप जो आपका वर्कर है उससे कॉम्पनसेट कर रहे हो, उसे कोई मुआवजा दे रहे हो। तो होता क्या है कि ये जो फैक्ट्रीज़ होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको कुछ ना कुछ पैसा ना थोड़ा सा साइड में निकाल के रखना होता है। तो इन केस कोई वर्कर है, उसे इंजरी हो जाती है काम करते वक्त, तो उस केस के अंदर आपको वो उस फंड में से पैसा कुछ निकाल कर उस वर्कर को दे देते हैं। ठीक है। हम उसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोलते हैं। अकाउंट्स के अंदर हम लोग थोड़ा इसको ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ मतलब समझो। इफ़ अ वर्कमैन इज़ इंजर्ड बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, हिज एम्प्लॉयर इज़ लायबल टू पे हिम एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू। तो जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन से वो लायबल होता है एम्प्लॉयर, यानी कि उस दिन से उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो उसे, जो वर्कर है, उसे कुछ पे करे। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है इंजरी के ऊपर भी कितनी हुई है, देन लॉज जो स्टेट के बताते हैं कि कितना उसे पे करना है। ठीक है। देन अदरवाइज ही हैज़ टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, विद इन 30 days से तक वो कोई पेमेंट नहीं कर रहा है उसे, देन उसे इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा और पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज बोनस पेमेंट। इफ सैलरी और वेज ऑफ एनी एम्प्लॉय डज नॉट एक्सीड 3500 पर मंथ इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब। तो कोई भी वर्कर या फिर एम्प्लॉय जिसकी वेजेस या फिर सैलरी 3500 पर मंथ से ज़्यादा नहीं है, चाहे वो कोई स्किल्ड जॉब कर रहा है या फिर कोई अनस्किल्ड जॉब कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी है या फिर नहीं लिखी है, उसे बोनस मिलेगा ही मिलेगा अगर उसकी सैलरी 3500 पर मंथ से कम है। ठीक है।
या फिर 3500 से ज़्यादा नहीं है पर मंथ में, ठीक है। तो इस केस में उसको बोनस आपको देना पड़ेगा। कितना बोनस मिल सकता है, मैक्सिमम उन्होंने अमाउंट सेट की हुई है 10,000 तक, तो उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। देन लास्ट इज़ लीव। लीव यानी कि छुट्टी आप किस तरीके से ले सकते हो। तो लेबर लॉज एंड कंपनी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक स्टेट ने अपने अपने कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो ये सब था हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि किस तरीके से आपको कैसे पेमेंट्स होंगी, कैसे आपको बोनस मिलेंगे, कैसे पेंशन स्कीम मिलेगी, कैसे आपको इंश्योरेंस के ऊपर बेनिफिट्स मिलेंगे, कितना बोनस पेमेंट होगा, कैसे लीव्स के ऊपर आपको पेमेंट मिलेगी, कैसे आपको अगर इंजरी हो जाती तो इस केस में आपको कैसे पैसे मिलेंगे, ठीक है, कैसे आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा, राइट। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास थी और मेजरली याद करने वाला काम ज़्यादा था, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। आज की क्लास में इतना ही। सेशन 2 है जो हमारा वो आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन था इस यूनिट का वो आज कंप्लीट हो गया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।